सेकंड जनरेशन तक हो गया था ना? हेलो, आवाज आ रही है पीछे? आवाज गूंज नहीं रहा है ना? हेलो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो किसका था? वैक्यूम ट्यूब का सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में वी आर यूजिंग असेंबली लैंग्वेज और फोरट्रान लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड फर्स्ट जनरेशन के टाइम में हुआ था कंट्रोलिंग द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम था हार्डवेयर itself control the machine। हार्डवेयर itself control the machine। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या आ गया? आईसी आ गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इन्वॉल्व विद आईसी। आईसी का मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कम्स इन द पिक्चर विद आईसी। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी थी। उसको वैक्यूम ट्यूब की साइज बड़ी थी, इसके कारण उसकी साइज काफी बड़ी थी। एक कंप्यूटर में मोर देन 20,000 वैक्यूम ट्यूब लग जाता था। मोर देन 20,000 वैक्यूम ट्यूब लग जाता था। अब उसके बाद जैसे सेकंड जनरेशन पिक्चर आया तो उसकी साइज कम हो गई। कम क्यों हो गई? वैक्यूम ट्यूब को हटा के रजिस्टर का उपयोग किया गया। रजिस्टर की साइज वैक्यूम ट्यूब से छोटी होती है तो उसका साइज कंप्यूटर का छोटा हो गया। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर काफी ज्यादा हीट जनरेट करता था। हीट क्यों जनरेट करता था ज्यादा? वैक्यूम लगा हुआ था, सिस्टम का साइज काफी बड़ा था। सोचो 20,000 सर्किट को ऑन करने की नौबत आ जाए। मतलब एक कंप्यूटर चलाना है
तो 20,000 सर्किट है, 20,000 वैक्यूम ट्यूब है, सबको ऑन कीजिएगा तब तो डेटा पास होगा। तो 20,000 वैक्यूम ट्यूब को ऑन करने में कितना समय लग जाएगा? आप केवल इस बटन को 20,000 बटन दे दिया जाए, आप केवल ऑन या ऑफ कीजिए तो टाइम लगेगा कि नहीं? तो फर्स्ट जनरेशन का तो दूर किया गया, सेकंड जनरेशन में रजिस्टर लगाकर, थर्ड जनरेशन का पिक्चर आ गया आईसी। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका साइज क्या सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा बड़ा होगा कि उससे छोटा होगा? आईसी की साइज छोटी होती है, आईसी की साइज छोटी होती है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वे आर नोन आईसीज एंड मल्टी प्रोग्राम। मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़े हो ऑपरेटिंग सिस्टम में कि नहीं? पहले की बताओ क्या होगा? प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम। तो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो क्या कहलाएगा? प्रोसेस या प्रोग्राम? इसको सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए प्रोसेस, आफ्टर एग्जीक्यूशन इट इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। जब बन रहा है, जब उस पर काम चल रहा है, जब वो अभी फाइनली एग्जीक्यूट नहीं किया, अंडर प्रोसेस है, तो क्या कहलाएगा? और जब वो एग्जीक्यूट कर गया तो बच्चे आते ही रहते, सब आदत बिगड़ा हुआ है। सर आवाज फ्रेश नहीं आ रही है सर। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुआ फिर? आपने पढ़ा होगा मल्टी प्रोग्रामिंग। अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ। क्या डिफरेंस है दोनों, ये बताओ सबको। What is difference between multi programming and multitasking? क्वेश्चन क्लियर है कि डाउट है? सर मल्टी प्रोग्रामिंग जो हुआ सर, एक टाइम पे हम ज्यादा प्रोग्राम को शेड्यूल करके रख सकते हैं। मल्टीटास्किंग एक टाइम पे हम ज्यादा शेड्यूल करके रख सकते हैं या एग्जीक्यूट करा सकते हैं, प्रोग्राम चलता रहेगा। रख सकते हैं और चलाना दोनों को सर। मल्टीटास्किंग एक टाइम पे हम ज्यादा मतलब काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को हम सर सीपीयू के जो प्राइमरी मेमोरी में रख सकते हैं मल्टी प्रोग्राम में। और कोई बच्चा बताएगा? मल्टीटास्किंग को एक बार में करते हैं सर, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, एक प्रोग्राम को एक बार में करते हैं। ठीक है, एक टाइम में प्रोग्राम। और कोई बच्चा बताएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग इसलिए पूछ रहा हूँ कि आगे काम आएगा आप लोग को, इसलिए पूछ रहा हूँ। और पढ़े भी होंगे, ये सब में बताया होगा आप लोग को। तो क्या हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग, बताओ। What is difference between multi-programming and multitasking? Tell me. सर मल्टीटास्किंग में सर मूवी भी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं। मल्टीटास्किंग में क्या कर सकते हैं? एक साथ चार को सॉफ्टवेयर एक साथ रन करा सकते हैं, एक साथ बहुत सारा। और कोई बच्चा बताएगा? गर्ल्स की तरफ से कोई नहीं बताएंगे? What is difference between multi programming and multitasking? सर आपके ट्यूशन में प्रोग्राम और वाले लोग मोर देन वन बिफोर एग्जीक्यूशन का मल्टीटास्किंग जब प्रोग्रामिंग पीछे कोई बच्चा? What is difference between multi programming and multitasking? ये क्वेश्चन आप लोग एक्सटर्नल एग्जाम में दिया गया, इसलिए इसको इसका रिवाइज कर रहा हूँ। सर आज आप फ्रेशनेस नहीं दे रहा। What is difference between multi programming and multitasking? पढ़ चुके बताने में समझ हो जाता है। भाई तुम अपने फोन का माइक तेज करो। अब सुनो, अब ध्यान देना इधर। मल्टी प्रोग्रामिंग का ये मतलब हुआ
कि when we are executing more than one programs at a time in similar fashion या in a parallelism manner या in a pseudo parallelism fashion, this is called multi programming. और मल्टीटास्किंग का मतलब ये हुआ कि many tasks are executing in a parallel manner under one application, under one program. एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा टास्क है वो एक से ज्यादा टास्क का एक साथ चलना अंडर वन एप्लीकेशन में एग्जांपल देके बताता हूं। पहले जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग की बात हुई तो हम एमएस वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं, सेम टाइम वी आर लिसनिंग म्यूजिक, same time we are doing the Java application, same time we are working on database. मतलब एक साथ there are four programs are executing in a parallel manner. एक साथ चार प्रोग्राम चल रहे हैं, चार प्रोग्राम चल रहे हैं। MS वर्ड भी चल रहा है, एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, मूवी भी चल रही है, सॉन्ग भी चल रहा है और हम सॉफ्टवेयर में काम भी कर रहे हैं। ये हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आइए मल्टीटास्किंग पे। मल्टीटास्किंग मैंने बताया कि वी आर डूइंग मल्टीपल टास्क अंडर सिंगल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। जैसे एमएस वर्ड पे हम कुछ काम कर रहे हैं एमएस वर्ड पे कुछ हम नोट्स बना रहे हैं, कॉलेज के लिए किताब लिख रहे हैं अपना, उसी टाइम स्पेलिंग चेक भी साथ साथ होते रहता है। आप रिज्यूम भी बना रहे हो, बुक्स भी बना रहे हो, सेम टाइम स्पेलिंग चेक हो रहा है, बैकग्राउंड सेटिंग चेंज कर रहे हैं, टेबल उसी एप्लीकेशन में बना रहे हैं, रिज्यूम भी बना रहे हैं। मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर मोर देन वन वर्क यू आर डूइंग इन ए टाइम। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। टास्क मतलब प्रोग्राम ही डिफरेंट हो जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम शुड बी डिफरेंट, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर काम नहीं होना है। वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, मूवी भी चल रहा है, गाना भी देख रहे हैं, मतलब 6-7 एप्लीकेशन, 6-7 प्रोग्राम एक साथ चल रहा है। मल्टीटास्किंग में क्या, एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप टाइप भी कर रहे हैं, स्पेलिंग चेक भी कर रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर रहे हैं, सेटिंग भी कर रहे हैं, फॉन्ट भी चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट साइज भी बढ़ा रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं। ये क्या हो गया, मल्टीटास्किंग। किसी को डाउट? सर एमएस वर्ड तो जैसा एक प्रोग्राम हो गया, बिल्कुल है, एक प्रोग्राम एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है, मल्टीटास्किंग कैसे होगा? उसके अंदर जो टास्क है, तो आपने कलर चेंज किया, एक टास्क हुआ, आपने स्पेलिंग चेंज किया, 2 टास्क हुआ, फॉन्ट साइज बढ़ाई, 3 टास्क हुआ, फॉन्ट साइज घटाई, 4 टास्क हुआ, बोल्ड किया, 5 टास्क हुआ, इटैलिक किया, 6 टास्क हुआ, सेंटर किया, 7 टास्क हुआ। कितने टास्क हो गए? आपको जैसे आप स्पेलिंग लिखे, आ जाता स्पेलिंग गलत, तो आप लिखने के लिए पहले स्पेलिंग सही कर लेते हो ना, और लिखना भी चालू है, लिखना रुका क्या, उसका आपने लिखना शुरू कर दिया। तो एक एप्लीकेशन के अंदर एक से ज्यादा टास्क करने को मल्टीटास्किंग होता। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक टाइम थोड़ी होता है, जब पढ़ोगे समझ में आएगा कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा कंट्रोल होता है सारा प्रोग्राम, सेम टाइम में नहीं चलता, लेकिन हमारी आंखों को समझ में नहीं आता। यस सर, 10-10 मिली सेकेंड, 2-2 मिली सेकेंड, 1-1 नैनो सेकेंड मिलता है एक एप्लीकेशन को। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होकर ऑपरेटिंग सिस्टम सबको रिसोर्स बांट के चलता है, हम आप नहीं समझ पाते। और मल्टीटास्किंग मतलब हमने क्या होता है कि आप पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे बना रहे हो, कुछ रिजल्ट बना रहे हो, तो उसमें फंक्शन भी लगाए जा रहे हो, बुलेट भी लगाए जा रहे हो, नंबरिंग भी डाले जा रहे हो, मतलब एक एप्लीकेशन पे एक से ज्यादा ना, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। बट अब maintaining 2 computers were not easy, so IBM introduced its first computer named System 360 made by using integrated circuit। जो IBM ने जो सबसे पहला सिस्टम बनाया थर्ड जनरेशन में यूजिंग IC, that name was System 360। The main purpose of this generation was all software including the operating system OS 360 work on all models।
इस जनरेशन में जब थर्ड जनरेशन आया तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में काफी सुधार हो गया। आफ्टर थर्ड जनरेशन इट गेट्स रिवोल्यूशन और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इनटू द पिक्चर। मतलब जब हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग की बात करेंगे सेकंड जनरेशन में फोर्ट्रान आ गया, असेंबली आ गया, लेकिन थर्ड जनरेशन से नॉर्मल लोग भी कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिए, क्योंकि फोर्ट्रान असेंबली ये सब हर कोई, फोर्ट्रान थोड़ा इजी भी है, असेंबली बहुत टफ है। फोर्ट्रान तुम हम भी सीख सकते हैं, लेकिन असेंबली के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे विंडोज क्या है, विंडोज 95, विंडोज 98, एक्सपी, विंडोज 10, यूनिक्स, लाइनक्स, उबुंटू, ये सब क्या है, नाम है। इंपॉर्टेंट फीचर आइडेंटिफाइड इन दिस जनरेशन। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कंप्यूटर सिस्टम के आने लगे इसमें, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ये सब जो फीचर्स थे धीरे धीरे, तो फर्स्ट जनरेशन में तो आप रिलायबिलिटी खोज ही नहीं सकते थे, उसमें तो सिस्टम ऑन करने का मतलब 20,000 वैक्यूम ट्यूब को ऑन करो, 2 दिन रिसीव खराब। मल्टी प्रोग्रामिंग वेयर इन व्हेन वन जॉब वाज वेटिंग फॉर IO टू कंप्लीट अनदर जॉब could be using the CPU, this way maximum utilization of CPU could be achieved। बता रहा हूं, अच्छा है। अब जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि जब हम मान लीजिए टास्क है, MS वर्ड भी चल रहा है, MS एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है। MS वर्ड को CPU मिला हुआ, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड को CPU मिला हुआ है, MS एक्सेल को इनपुट आउटपुट मिलने में दिक्कत हो रही है, पावर पॉइंट को डेटा बस मिलने में दिक्कत हो रही है। मतलब एक प्रोसेस केवल CPU से नहीं, प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर भी पड़ता है, सॉफ्टवेयर भी पड़ता है, ऐसे थोड़ी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाता है। जैसे सिंपल सी बात एक समझो, एक सिंपल सी बात है, प्रोसेस P1, P2, P3 की प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन है, P1, P2 और P3। MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बोलते हैं तो थोड़ा दिक्कत तुम लोगों को भी होता है। प्रोसेस P1, P2 और 3 प्रोसेस है। P1 को CPU मिला हुआ है, P1 प्रोसेस ने CPU पे कैप्चर कर रखा है, P2 को भी एग्जीक्यूट करना है, उसको इनपुट आउटपुट मिला हुआ है, लेकिन उसको CPU नहीं मिल पा रहा है। और P1 को CPU मिला हुआ है, लेकिन उसको इनपुट आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। क्या होगा? जब रिसोर्स, मतलब एक रिसोर्स से सॉफ्टवेयर नहीं चलता, इनपुट, उस कंडीशन में डेडलॉक आ जाती है। तो क्या करता मल्टी प्रोग्रामिंग में, क्या करता कि जैसे दो काम निपट कर, मैंने क्या बताया था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आपका सिस्टम इतना फास्ट है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे चला जाता है, प्रोसेसर दूसरे से तीसरे से चौथे पे, तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आज भी ऐसे ही काम होता है। आज भी क्या 10 प्रोसेस खोल दो, 10 प्रोग्राम चला लो, सब पे प्रोसेसर 1 बाय 1 जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्लाइस बांध देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम क्वांटम बांध देता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइम क्वांटम आपको 2 मिलीसेकंड मिलेगा, P1 को 2 मिलीसेकंड, P2 को 2 मिलीसेकंड, P3 को। ठीक है, आपका CPU तो एक बार बहुत सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, फिर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही होता है आज भी। सर हर बार टाइम 2 मिलीसेकंड मिलता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, वो हम आप नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम को देखता है। ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड इट। ठीक है, इसका फायदा क्या? अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग का फायदा क्या हो सकता है? सिंपल सी बात, आप लोग क्लास कर रखे हैं, CPU तो ज्यादा से ज्यादा यूज केवल CPU।
ओनली फॉर सीपीयू, क्या रैम को नहीं कर सकते, एएलयू को नहीं कर सकते, सीयू को नहीं कर सकते। जितने कंप्यूटर्स के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जितनी मल्टी प्रोग्रामिंग चलेगी, सीपीयू आइडल नहीं बैठ पाएगा। सीपीयू कैन नॉट सिट आइडल। पेरिफेरल डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज बोलते किसे, तुमने क्वेश्चन अच्छा पूछ दिया, व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस। All hardware are not called peripheral devices। इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप लोग। peripheral devices क्या है बताइए आप पहले। जितना इनपुट आउटपुट सर जो माउस कीबोर्ड सीपीयू नहीं, मदरबोर्ड नहीं होता। और कोर कंपोनेंट्स आर नॉट पेरिफेरल डिवाइस। कोर कंपोनेंट जो भी कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होते। पेरिफेरल डिवाइस उसे बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग इनपुट आउटपुट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए। We are doing input output operation for our computer system, that is called peripheral device। That is called peripheral device। हम क्या सीपीयू को बोल सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस? डायरेक्ट इनपुट आउटपुट होता है ह्यूमन बीइंग सिस्टम। अब पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। हम सीपीयू को नहीं बोल सकते, एएलयू को नहीं बोल सकते, सीयू को नहीं बोल सकते, मदरबोर्ड को नहीं बोल सकते, रैम को नहीं बोल सकते। और एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज पेरिफेरल डिवाइस समझना है, ये समझो कि ऐसा चीज इसको अगर हम सिस्टम से निकाल दें तो सिस्टम चल ही ना पाए। रैम को अगर निकाल देंगे तो सिस्टम चल पाएगा? सीपीयू को निकाल देंगे तो सिस्टम चल पाएगा? हार्ड डिस्क को निकाल देंगे तो चल सकता है। हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन सीपीयू एक्सटर्नल नहीं लगता, रैम एक्सटर्नल नहीं लगता। उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन मशीन से बाहर, कीबोर्ड हम बाहर कर दे चला लेंगे सिस्टम माउस के द्वारा, माउस हटा दें तो कीबोर्ड के द्वारा चला लेंगे, चल सकता है कि नहीं? तो ऐसा पेरिफेरल डिवाइस उसे भी बोलते हैं जो कोर कंपोनेंट है सिस्टम का। कोर कंपोनेंट है उसको पेरिफेरल डिवाइस नहीं बोलते। पेरिफेरल डिवाइसेस आर दोज डिवाइस व्हिच आर नॉट कोर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सब मॉनिटर पेरिफेरल है। आप इनपुट क्यों वहां दिख जाता है? तो सर मतलब आप बोले कि पेरिफेरल डिवाइस हटा के हम यूज कर सकते हैं। आप जैसे मॉनिटर हटा लीजिए लेकिन इनपुट आउटपुट डायरेक्ट आप कर रहे हैं उससे। आप यहाँ बटन दबाए, आपको दिख गया स्क्रीन पे क्या दबाया, दिख रहा है कि डायरेक्ट दिख रहा है आपको? आप डायरेक्ट इंटरेक्ट, आप रैम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रैम दिख रहा है, मदरबोर्ड दिख रहा है, सीपीयू दिख रहा है, मतलब सीपीयू काम नहीं दिखता, काम नहीं दिखेगा आपको। देख सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि हवा हो रही है बात? स्पूलिंग दैट है, स्पूलिंग बता देता हूँ। स्पूलिंग दैट हैज एन एबिलिटी टू रीड जॉब फ्रॉम कार्ड्स ऑनटू द डिस्क। स्पूलिंग क्या है? स्पूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े हो, कितने पढ़े हो? स्पूलिंग इज ए टर्मिनोलॉजी। जैसे मैं बता देता हूँ, एक प्रिंटर है, ऑफिस में लगा हुआ एक प्रिंटर है, उससे 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं? स्पूलिंग से 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। 100 लोगों ने प्रिंट का ऑप्शन दिया कि मुझे भी प्रिंट करना है, इसे भी करना। 100 लोगों ने प्रिंट का ऑप्शन अपने कमांड से दे दिया क्योंकि उस मशीन से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो स्पूलिंग एक टेक्निक है कि किसको किसका प्रिंट कैसे निकालना है, किसका प्रिंट पहले निकालना है, किसका प्रिंट बाद में निकालना है, क्योंकि 100 लोगों ने प्रिंट करने का ऑप्शन दे रखा है कि सबको प्रिंटिंग चाहिए। सभी वो कैसे वर्क करता है, किसका पहले निकालता है, कैसे वर्क करता है? सर तो फर्स्ट वाला रूल लग जाएगा वहां पे सर। अच्छी उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया। मान लीजिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया तो उसमें मान लो प्रायोरिटी हो गई कि इस पेज को अर्जेंट चाहिए, तब क्या होगा? यूजर सेट नहीं कर सकता। सर एक जो पहले से रन कर रहा है ना उसको हम हिट कर देंगे और जो आपको जरूरत है उसको रन कराएंगे। तो मशीन मान लीजिए तुम करा दी, वहां 100 लोग प्रिंटिंग दिए और
सबकी प्रायोरिटी हाई है। मान लीजिए कोई सबसे लास्ट में भेजा प्रिंट कर, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है कि पेज पहले चाहिए तब सबको कैंसिल कर देंगे, उसको रन करा देंगे। तो ये काम स्पूलिंग टेक्निक के द्वारा होता है। उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूलिंग की सीक्वेंस में सब पेज को निकालना। तो प्रिंट पढ़ोगे, स्पूलिंग पढ़ाएंगे जैसे स्पूलिंग दैट हैज एन एबिलिटी टू रीड जॉब फ्रॉम कार्ड्स ऑनटू द डिस्क, वन बाय वन जॉब को रीड करना। टाइम शेयरिंग पढ़े हो? टाइम शेयरिंग क्या होता है बताओ, फिर पढ़े तो बताओ। सर जब कोई सीपीयू में कोई काम वर्क होता रहता है, क्या जब सीपीयू में कोई काम वर्क होता रहता है, वो सीपीयू टाइम को मार देता है। सर जो इसको बहुत ज्यादा अर्जेंट रहता है ना, इसको हार्ड में डाला जाता है। सर किसी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में जैसे सब सीपीयू है, बाकी तो 4-5 कनेक्टेड है कंप्यूटर, तो टाइम शेयरिंग में सीपीयू अपने हिसाब से मैनेज करता है किसमें कितना एमएस का देना डिफरेंस टाइम, उस हिसाब से सबको टाइम देता है इक्वली, वही वो टाइम है। हम लोग बोल सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम शेयरिंग। क्या मल्टी प्रोग्रामिंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ टाइम शेयरिंग? क्या ये बोल सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग इज अचीव्ड बाय टाइम शेयरिंग टेक्निक? मल्टी प्रोग्रामिंग को हम लोग हासिल करते हैं टाइम शेयरिंग के माध्यम से, बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। सर एक बार एग्जांपल बताइए तो इसका सर टाइम शेयरिंग माध्यम है रेलवे स्टेशन आप लोगों को दिख रहा है पीछे बच्चों को? ये सर अब दिख रहा है कितने प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन में है, कितने प्रोग्राम? मान लीजिए इस P1 को कंप्लीट होने में 40 मिलीसेकंड लगता हो, P2 को 48 मिलीसेकंड लगेगा, P3 को 73 मिलीसेकंड लगेगा, P4 को 79 लगेगा, P5 को 82 लग रहा है, P6 को 77 लग रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब 6 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम्स आर अंडर एग्जीक्यूशन, मींस 6 प्रोसेस अभी है। अब क्या हो गया, ये प्रोसेस है क्योंकि अंडर एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ, तो 6 प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मान लो इसको P1 है, MS वर्ड है, ये MS एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, ये सॉन्ग चल रहा है, ये मूवी चल रही है, ये जावा एडिटर चल रहा है, जावा एडिटर चल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव करना, सिंगल यूजर सिस्टम तो है नहीं, एक एप्लीकेशन लगा दिए फिर फ्री हो गए, 6 चल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि ऐसा करते हैं हम 10 का एक टाइम क्वांटम बना लेते हैं, 10 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड टाइम क्वांटम बना लेते हैं। क्या करते हैं? टाइम क्वांटम हम बना लेते हैं 10 मिलीसेकंड। तो फर्स्ट राउंड पे जब चलना शुरू हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, तो इसको कितना टाइम बच गया? 38 इसको 69 मिलीसेकंड। ये जब सेकंड राउंड आया, फिर प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट इससे P1 से P2 पे जाना, P2 से P3 पे जाना, P3 से P4, P4 से P5, P5 से P6, जो प्रोसेसर सब पे जाता है 1 बाय 1, सारे प्रोसेस पे जाता है, ऐसा नहीं कि एक पे जाएगा काम कर उसी का होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है आप लोग को पता है सारे बच्चों को ना? नहीं सर,
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पता है कि नहीं है पता, फिर पूछो। कितने प्रोसेस चल रहे हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देखो। 6 प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ। 6 प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग P1 to P6। सबका टाइम डिफाइंड है कि प्रोसेस कितने समय में ये पूरा हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पूरा करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सबको रिसोर्स प्रोवाइड करना है। हु इज रिसोर्स प्रोवाइडर ऑफ प्रोसेस? ऑपरेटिंग सिस्टम ही सीपीयू को कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेन बॉस। सीपीयू भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवाइस पे ही काम करता है। काम तो सीपीयू करता है, बट द सजेशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, बट द डायरेक्शन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो P1 को 10 मिलीसेकंड दिया कि P1 अपना काम किया, वो P2 शिफ्ट कर गया। P2 का काम हुआ फिर P3, P4, P5, P6। तो ये काम जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में प्रोसेसर जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, SWITCHING। अब फिर पहला राउंड में इतना हो गया। सेकेंड राउंड जब प्रोसेसर आया कि 20 मिलीसेकंड हो गया, ये हो गया 28, ये हो गया 53, सर ये वक्त कभी सुनाई नहीं दे रहा है। ये हो गया 62, 57। फिर तीसरा राउंड आया, थर्ड राउंड प्रोसेसर फिर यहाँ से P6 से उछल के कहाँ गया? P1 पे। अब ये बचा 10, 18, 43, 49, 52, 47। फिर प्रोसेसर आया, फोर्थ राउंड। ये काम फिनिश। P1 has been completed। प्रोसेसर इस पे गया, इसको बचा 8 मिलीसेकंड। यहाँ 33 बचा, 39, 42, 37। फिर प्रोसेसर फिफ्थ राउंड में पहुंच गया, ये हो गया फिनिश। यहाँ कितना बचा? 32, 27। फिर प्रोसेसर सिक्स राउंड में आ गया। अब इसका काम जल्दी जल्दी होगा, पूछो क्यों? तो जो चीज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने में जो समय लग रहा था वो समय इसको बच रहा है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने कभी-कभी तुम लोग देखे हो एक चीज कि 6-7 कॉपी लगा दी कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, 6-7 फाइल को कर रहे हैं, जैसे ही 2-3 हुआ कि 3 जल्दी हो जाता है। देखे हो ये चीज? जब तक 6-7 हो रहा है वो टाइम ले रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, प्रोसेस हमको देना है। जैसे 2-3 का काम पूरा हो धड़ाधड़ हो जाता है। 6 राउंड में आए, 13 बचा, 19 हुआ, 22 और ये 17। 7th राउंड में 3, 9, 12, 7। ये राउंड में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 9 राउंड फिनिश। अंतिम का बहुत झटके हो जाएगा, पता भी चलेगा। ठीक है, समझ गए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? नहीं समझा अभी? सर फिर से एक बार बोलिए। मल्टी प्रोग्रामिंग जो अचीव करते हैं टाइम शेयरिंग के माध्यम से ही करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ टाइम शेयरिंग। अब time sharing which allocates the CPU time to number of users. Third generation computers were used for large scientific calculation and massive commercial data processing runs. बड़े-बड़े एप्लीकेशन को रन करने के काम में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आ गया। क्यों आया? क्योंकि उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व
फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग का पिक्चर नहीं था। इसमें ये चीज को ऐड किया गया। चीजें ऐड हो जाती है तो उस हिसाब से फिर काम बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर हम ही आपका नेक्स्ट क्लास लेंगे। ठीक है भाई, 10 मिनट बाद क्लास में किले के नीचे ऊपर जाके हल्ला मचा देना। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या होता था कि एक भी सिस्टम बिका तो सिस्टम बंद हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम्स बहुत थी। तब तो सबसे पॉपुलर शुरू हुआ 3 से होना। फिर थर्ड जनरेशन से पॉपुलर मल्टी प्रोग्रामिंग आ गई, एक साथ ज्यादा टास्क चलने लगे, आराम हो गया। नेक्स्ट क्लास हम ही लेंगे, इसलिए चले गए डॉक्टर के दिखाएं, सर्दी हो गई। अक्षय कुमार माइक ऑफ करो। डालेंगे यार। तो हम लिंक भेज देते हैं, 5-10 मिनट फिर ज्वाइन कर लेना, या सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। और क्या है, क्या ज्वाइन करना सर? तो किसमें ज्वाइन करना है? 24 बच्चे हैं ऑनलाइन। 24 हाँ दे देंगे। अभी थोड़ा सा काम है, 1-2 तारीख तक सब हम भेज देंगे। एक PDF जो पढ़ाए हैं, अगले वीक हमारा ही काम रहेगा। सर थर्ड जनरेशन पढ़ाई हो चुका ना? अभी वही हो रहा था। ऑनलाइन तुम्हारा ऑनलाइन यस सर। इसी लिंक पे 2:10 में ज्वाइन कीजिएगा सारे बच्चे रात को।